हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों आज अपन लोग एसएससी सीजीएल 2024 टायर 2 का पेपर करेंगे जो कि हुआ था 18 जनवरी 2025 को। एक पेपर अपना 18 जनवरी को हुआ था और एक हुआ था 20 जनवरी को। तो आज अपन 18 जनवरी वाला पेपर करेंगे। सीजीएल 2024 टायर 2 की आंसर की आ चुकी है। अगर आप में से किसी ने पेपर दिया था तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सिलेक्शन जरूर होएगा। भगवान पे विश्वास रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 16, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 एंड 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आप देखिए तीन इक्वेशन अपन को दे रखी है और तीन वेरिएबल दे रखे हैं x y z और y की वैल्यू अपन से पूछ रहा है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, कोई भी दो इक्वेशन को लेके कम से कम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। अगर एक से ज्यादा एलिमिनेट हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक को तो जरूर ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं पहले की दो इक्वेशन ले लूं, x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 16 और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मैंने जब दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पहली वाली में से दूसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि यहां पे आप साइन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये प्लस साइन है तो ये प्लस की जगह ये माइनस हो गया, ये माइनस की जगह प्लस हो गया, ये प्लस की जगह माइनस हो गया और यहां पर भी प्लस साइन है तो प्लस की जगह माइनस आ गया। अब आप यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए एक तरीके से। तो ये है ऊपर में x और नीचे में है माइनस 2x, तो x माइनस 2x आपका बन गया माइनस एक्स। ये माइनस 2y और ये प्लस 2y तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ऊपर प्लस 2z नीचे में माइनस 2z। ये साइन चेंज करा हुआ देखिए आप, ये ऊपर प्लस साइन जो है वो चेंज होकर माइनस हो गया तो ये माइनस 2z बन गया और ऊपर वाला प्लस 2z है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर में 16 है और इधर ये 2 इंटू माइनस 9 दैट इज माइनस 18। तो 16 में से माइनस 18 गए तो माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2 के बराबर। अब कोई भी दो इक्वेशन में अपन x की वैल्यू 2 डाल के y और z की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस अपन को y की वैल्यू ही चाहिए। पहली और दूसरी में तो डालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पहली दूसरी को अगर आप साथ में लोगे तब तो वो आपको फिर से y z कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो अब अपन क्या करते हैं, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ले लेते हैं। दूसरी और तीसरी इक्वेशन में यहाँ पे मैं x की जगह 2 डाल रहा हूं तो ये बन गया 2 माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, जिसको आप लिख सकते हो माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 माइनस 2 हो गया 7। और दूसरी वाली इक्वेशन में भी मैं x की जगह 2 डाल रहा हूं तो 2 इंटू 2 माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 9। तो यहां पे आपका बन गया माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू, ये दो दूनी 4 जब उधर जाएगा तो 9 में से 4 गए तो 5 बच गए। अब आप देखिए जब इन दोनों इक्वेशनों को आप ऐड करेंगे तो प्लस जेड से आपका माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस वाई और माइनस 3y बन गया माइनस 4y और 7 प्लस 5 हो गया 12। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 बटा माइनस 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 3। तो y ही अपन से पूछ रहा था तो y आ जाएगा माइनस 3 के बराबर। जेड की वैल्यू यहाँ पे पूछी नहीं है तो जेड की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए एक आसान सा सवाल है, बिना कुछ करे बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको इंडिसेज की थोड़ी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इंडिसेज की एक प्रॉपर्टी होती है कि x की पावर m अपॉन x की पावर n इक्वल टू x की पावर m माइनस m। तो यहां पे आप देखिए जब बेस सेम हो ऊपर नीचे तो उनकी जो पावर होती है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि a की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की पावर 9। तो ये जो a की पावर 7 अपॉन a की पावर 9 है, इसको आप लिख सकते हो a की पावर 7 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू a की पावर माइनस 2। अब आप यहां पे देखिए a की पावर माइनस 2 कौन से में, तो केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें a की पावर माइनस 2 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन बाइज 10 आइडेंटिकल आर्टिकल्स फॉर ए टोटल ऑफ ₹15। तो एक आदमी ने 10 सेम आर्टिकल खरीदे जिनमें उसने 15 रुपए चुकाए, मतलब सारे का कीमत हो गया 15 रुपए। तो एक का कीमत कितना हो गया, 15 बटा 10 दैट इज 1.5 रुपया। फिर उसने आगे उनको बेचा, हर आइटम को 1.7 रुपए में बेचा। 1.5 रुपए का आइटम उसने खरीदा था और 1.7 में बेचा, मतलब उसको फायदा कितने का हुआ, तो उसको 0.2 रुपए का फायदा हुआ। तो यही अपन से पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो अब देखिए प्रॉफिट परसेंट की जब बात की जाती है तो यहां पे मैं एक आइटम का प्रॉफिट परसेंट निकालू या 10 आइटम का प्रॉफिट परसेंट निकालू, परसेंट हमेशा सेम रहेगा, परसेंट में कोई चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट अलग अलग हो जाएगा लेकिन जब आप परसेंट की बात करेंगे तो वो सेम हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहां पे मेरे को जरूरी नहीं है कि 10 आइटम का ही निकालना पड़े, 10 आइटम का भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। नहीं तो केवल एक आइटम का निकाले तब भी काम चल जाएगा। तो अब देखिए एक आइटम का अगर अपन निकाले तो एक आइटम पे 0.2 रुपए का प्रॉफिट है और एक आइटम की कॉस्ट प्राइस कितनी है 1.5 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये डिसमल से तो डिसमल आपका कैंसिल आउट हो ही गया और ये डिसमल हटा दीजिए आप, है ना। फिर 5 से ये 3 बार में, 5 से 20 बार में, तो 20 दूनी हो गया 40, 40/3 दैट इज इक्वल टू 13.33%। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया 13.33%। अब यहां पे मैं 10 से अगर मल्टीप्लाई करके निकालता तब भी मेरे पास प्रॉफिट परसेंट 13.33% ही आता, उसमें कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी एंड आद्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश ए टास्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली। यहां पे अब देखिए इस क्वेश्चन में एसएससी ने एक गलती कर दी थी, उसने यहां पे 16 डेज की जगह 16 आवर्स लिख दिया था। तो वैसे तो हो सकता है कि एसएससी इसको बोनस कर दे क्योंकि गलती तो है, लेकिन इतना आप समझ भी सकते हो कि भैया डेज तो नहीं आएगा, मतलब आवर तो नहीं आएगा, डेज ही आएगा, क्योंकि ऑप्शन सारे डेज में थे और जब एक जना डेज में काम कर रहा है और एक जना आवर में कर रहा है तो कभी भी आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसी चीजें तो अपने आप सेल्फ डिफाइन होती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि एसएससी उसको बोनस कर दे। तो मैं उस चीज पे नहीं जाऊंगा, मैंने इसको सही करके लिख रखा है, आवर नहीं आएगा, यहाँ पे डेज आएगा। तो देखिए रानी जो है किसी काम को 12 दिन में अकेला कर देती है और आद्या जो है किसी काम को 16 दिन में अकेला कर देती है। अब बोला जा रहा है कि दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 डे अल्टरनेटली, वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं और पहले दिन रानी करती है तो अगले दिन आद्या करेगी, फिर तीसरे दिन फिर से रानी, फिर चौथे दिन आद्या। मतलब ये कुछ इस तरीके से चलेगा, पहले दिन रानी, दूसरे दिन आद्या, तीसरे दिन रानी, चौथे दिन आद्या, पांचवें दिन रानी, छठे दिन आद्या एंड सो ऑन, जब तक काम खत्म नहीं होता। तो अब अपन से पूछा जा रहा है कि भैया इस तरीके से जब ये काम करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में मैं हमेशा आपसे बताता हूं कि सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्यों निकालते हैं, ताकि अपन को एक टोटल वर्क कुछ माना जा सके। देखिए जब मानने की बात होती है तो कुछ भी माना जा सकता है, लेकिन एलसीएम निकाल के ही क्यों मानते हैं, सो दैट की एफिशिएंसी निकालना आसान हो जाए। अब यहां पे आप देखिए 12 और 16 का एलसीएम आसान होता है 48, 12 का क्या होता है 4 बार में और 16 का 3 बार में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर टोटल काम में 48 यूनिट मान लूं और रानी 12 दिन में काम करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी वो 48/12 मतलब 4 यूनिट। तो ये जो 4 यूनिट है वो उसकी एफिशिएंसी हो गई। पर डे ये कितना काम करती है ये इनकी एफिशिएंसी होती है। अगर यहां पे मैं 48 की जगह कोई भी रेंडम नंबर मान लेता, जैसे कि यहां पे मैं 60 मान लेता, तो जब मैं 60 को 16 से डिवाइड करता तो मेरे पास एक डिसमल नंबर आता। तो एफिशिएंसी जब डिसमल में आएगी तो फिर अपन को कैलकुलेशन में परेशानी आएगी। इस वजह से यहां पर अपन एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए पहले दिन रानी ने काम किया तो रानी कितना काम करेगी 4 यूनिट काम करेगी, वो आई उसने अपना 4 यूनिट काम किया वो चली गई। अगले दिन आद्या आई, आद्या 3 यूनिट काम कर सकती है, भाई उसकी इतनी एफिशिएंसी है, मतलब इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है, तो जितनी जिसकी कैपेसिटी है वो उतना काम करेगा। तो आद्या ने 3 यूनिट काम किया। अब 2 दिन में मिला के कितना काम हुआ 7 यूनिट काम हुआ। तो ऐसे हर 2-2 दिन पे 7-7 यूनिट काम होगा। तो अब अगर मैं बात करूं 48 का जो क्लोज मल्टीपल हो 7 से, जो 48 से छोटा वो क्या होता है, वो होता है 7 × 6 42, मतलब 42 यूनिट काम होएगा जब इस तरीके से 6 बार रानी आद्या आएगी। अब एक बार जब ये आते हैं तो 2 दिन हो जाते हैं, एक दिन रानी का एक दिन आद्या का। जब ये 6 बार आए तो कितने दिन हो गए, 6 × 2 12 दिन हो गए, मतलब 42 यूनिट काम करने में 12 दिन का समय लग गया। लेकिन अभी भी काम तो पूरा नहीं हुआ, काम तो 48 यूनिट का है। अब आप यहां पे देखिए रानी आद्या के पेयर बने, मतलब ये 6 बार आ चुके हैं। अब किसका नंबर आएगा, रानी का आएगा। रानी कितना काम करती है, रानी जो है वो 4 यूनिट काम करती है। तो 4 यूनिट काम और हो गया, मतलब 4 यूनिट काम और हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि अब 46 यूनिट काम हो चुका है, एक दिन और लग गया, क्योंकि रानी आई 4 यूनिट काम किया, एक दिन और लग गया। अब काम कितना बचा है, अब सिर्फ 2 यूनिट काम बचा है। और अब नंबर किसका है, तो अब नंबर है आद्या का। आद्या कितना काम करती है, वो 3 यूनिट करती है, लेकिन काम तो 2 यूनिट बचा है। तो क्या वो पूरा एक दिन लगाएगी क्या, नहीं, वो एक दिन नहीं लगाएगी, वो अपने दिन के 3 हिस्से करेगी, जिसमें से 2 हिस्से में 2 यूनिट काम करेगी और एक हिस्सा जो बच जाएगा उसको कहीं और करेगी, लेकिन यहां पे नहीं करेगी। तो इसका मतलब वो कितना टाइम लगाएगी, वो अपने दिन का 2/3 हिस्सा ही लगाएगी। तो टोटल टाइम कितना हो गया 12 और 1 13, दैट इज 13 2/3 डेज। तो पूरा काम जो है वो 13 2/3 डेज में हो जाएगा। एक आसान सा सवाल था, कोई बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान से आप इसको कर सकते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एबीसी बी ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ ए राइट एंगल लेट बी। तो देखिए एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पे राइट एंगल जो है वो बी पे है, मतलब ये बी हो गया, ये ए, ये बी, ये सी। टेन ए इक्वल टू √3 आपको दे रखा है। अब देखिए √3 कितने पे होता है टेन में, तो टेन में 60 डिग्री पे √3 आता है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो ए है वो अपने पास 60 डिग्री है। तो अब ये 90 ये 60 है तो ये ऑब्वियस है 30 होगा, बिकॉज ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम हमेशा 180 होता है, तो ये बच गया तो ये 30 होगा। अब अपन से पूछ रहा है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। देखिए ये एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस सी। ये साइन ए प्लस सी के बराबर होता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ए प्लस सी जो है 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, और साइन 90 ये अपन को डायरेक्ट पता होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो साइन है कोस सी प्लस कोस ए साइन सी है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरीके से फिर आपसे आगे पूछ रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये भी एक डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, दिस इज इक्वल टू कोस ए प्लस सी। फिर से a प्लस सी 90, तो कोस 90 इक्वल टू 0, तो ये चीज आपके पास आ गई 0। तो अब आप देख लीजिए एकमात्र ऑप्शन है जिसमें आपको ये 1 और 0 दे रखा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट 6.5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 14 फरवरी 2023 टू 28 अप्रैल 2023। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें होता क्या है कि पहली बात तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ 2000 रुपए पे 6.5% पर एनम के हिसाब से, और टाइम अपन को दे रखा है 14 फरवरी 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2023। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें एसएससी करता क्या है कि ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका मल्टीपल ही आंसर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहां पे देखूंगा तो 6.5 का मल्टीपल अपना आंसर आना चाहिए। अब 6.5 का मल्टीपल अगर आप देखें तो कौन सा दिख रहा है आपको, जैसे कि 6.5 का अगर आप 4 बार करेंगे तो वो आ जाता है आपके पास 26, क्योंकि 6 4 जा 24 और 0.5 इंटू 4 इक्वल टू 2, दैट इज 26। तो आंसर आ जाएगा 26। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। एक्चुअल मेथड क्या है, यहाँ पे एक्चुअल मेथड आसान है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। लेकिन यहाँ पे टाइम और रेट सेम उसमें चलती है, जैसे कि अगर आप रेट को पर एनम लेंगे तो फिर टाइम भी आपको ईयर में ही देना पड़ेगा, रेट को अगर आप पर मंथ लेंगे तो टाइम भी आपको मंथ में देना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए रेट तो अपन को पर एनम दे रखी है, लेकिन जो नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं ईयर में नहीं दे रखा, तो सबसे पहले तो कितने डेज होंगे ये अपन को निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं फरवरी की, तो फरवरी 28 का है, 2023 है, 2023 जो है वो लीप ईयर तो नहीं होगा, इसका मतलब फरवरी 28 का है, तो 14 फरवरी से लेकर 28 फरवरी कितने दिन हो गए, तो ये आपके हो जाते हैं 15 दिन। फिर फरवरी के बाद आया मार्च, अब मार्च तो अपन जानते हैं ये 31 का होता है, तो मार्च में पूरे 31 दिन। फिर इसके बाद आया 28 अप्रैल तक जाना है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अपन 27 दिन ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इसको आप ऐड करिए, 5 और 1 6, 6 और 7 13 की 3, एक कैरी चला गया, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 73। तो ये हो गए 73 डेज। लेकिन अगर ईयर में आपको बदलना है तो एक साल में 365 दिन होते हैं, तो ईयर में जब आप इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा 73/365। तो देखिए प्रिंसिपल आपके पास है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5%, और टाइम हो गया 73/365 डिवाइड बाय 100। 73 से ये 5 बार में चला जाएगा, 5 से ये, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, वैसे 1.3 बार में चला जाएगा, 13 पंजे 65 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो 1.3 इंटू 20 इक्वल टू हो गया 26। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 26 रुपीज, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए एंड बी टू प्लेयर्स हु आर प्लेइंग द गेम टू हिट द टारगेट। ए और बी दो प्लेयर हैं जो कि एक गेम को खेल रहे हैं टारगेट को हिट करने के लिए। ऑब्वियस है भैया, कोई भी खेलता है गेम तो जीतने के लिए खेलता है, और जीतेगा कब, जब वो टारगेट को हिट करेगा। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय ए एंड बी इज 2/3 एंड 3/4 रेस्पेक्टिवली। तो जो ए है वो हर 3 में से 2 बार टारगेट को हिट करता है। 2/3 कहने का मतलब है कि जब वो 3 बार टारगेट को हिट करने की कोशिश करता है तो उसमें से 2 ही बार हिट कर पाता है, एक बार नहीं कर पाता। तो हिट करने की तो हो गई 2/3, और हिट नहीं करने की जिसको अपन ए बार से डेनोट करते हैं वो क्या हो गई, वो हो गई 1/3, क्योंकि हर 3 में से 2 बार हिट कर रहा है तो एक बार हिट नहीं कर रहा, दैट इज हिट नहीं करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। सेम तरीके से बी की हिट करने की हो गई प्रोबेबिलिटी 3/4, मतलब हर 4 में से 3 बार हिट कर रहा है,
तो कितनी बार हिट नहीं कर पा रहा, एक बार हिट नहीं कर पा रहा हर 4 में से, तो ये हो गई 1/4। अब अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट द टारगेट। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उनमें से एक बार में एक ही जना हिट कर पाए। मतलब अगर ए हिट करे तो बी नहीं करे, और अगर बी करे तो ए नहीं करे। दैट मीन्स कि ए करे तो बी नहीं करे, और अगर बी करे तो ए नहीं करे। एक ही एग्जैक्टली वन ऑफ देम हिट करना चाहिए, दोनों साथ में हिट नहीं कर सकते, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दोनों ही हिट ना करे, कोई ना कोई एक तो हिट करना ही चाहिए। तो देखिए ए जो कि है 2/3 और बी बार जो कि है 1/4 प्लस फिर बी है 3/4 और ए बार जो कि है 1/3। तो यहां पे भी नीचे काटिए मत, 3 × 4 12 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ गया 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5/12। तो एग्जैक्टली वन टाइम हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 10x + y × 10x - y = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। तो यहां पे आप देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस आपने पहले भी देखे हुए होंगे, और एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक पेपर डाला था, 2-3 दिन पहले ही, उसमें सेम इस तरीके का क्वेश्चन था। एकदम सेम नहीं था, बस थोड़ा सा उसमें अंतर था। उनने क्या किया था, वहां पे उनने tan 4 थीटा × tan 6 थीटा दिस इज इक्वल टू 1 दे रखा था, और वहां पे अपन से उनने tan थीटा की वैल्यू पूछी थी। यहां पे बस थोड़ा सा अंतर है, सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। वहां पे मैंने आपको बताया था कि tan a + b इक्वल टू tan a + tan b डिवाइड बाय 1 - tan a tan b। तो यही सेम कंसेप्ट यहां पर भी लगेगा। यहां पे आप देखिए, जब a को आप x + y बोल देंगे और b को जब आप x - y बोल देंगे, तो होगा क्या, यहां पे नीचे बन जाएगा 1 - tan x + y × tan x - y, tan x + y × tan x - y। और ये जो tan x + y × tan x - y ये 1 दे रखा है आपको। तो जब आप यहां पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो नीचे में आ जाएगा 1 - 1 दैट इज 0। और डेन्यूमिनेटर में जब भी 0 आता है तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या बन जाती है, वो नॉट डिफाइन बन जाती है, या अपन उसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है। तो tan में नॉट डिफाइन वैल्यू कब मिलती है अपन को, तो tan 90 डिग्री जो होता है वो नॉट डिफाइन होता है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि ये a + b जो है वो अपने पास हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। अब a + b जब आप करेंगे तो प्लस y से माइनस y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और x + x दैट इज 2x आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री के बराबर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि x हो जाएगा अपना 45 डिग्री। अब अपन से कुछ भी पूछे, tan x पूछे, cot x पूछे, कुछ भी पूछे अपन बता सकते हैं। तो tan 45 डिग्री आता है 1 के बराबर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan x की, दैट इज tan 45 दैट इज इक्वल टू 1। अब यहां पे आप देखिए, अगर y पूछता तो y अपन नहीं बता सकते थे, बिकॉज यहां पे y कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो y को अपन नहीं बता सकते, बस tan x x के बारे में ही बता सकते हैं। x में भले ही वो tan पूछ ले, sec पूछ ले, cot पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, x में अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 50,000 फ्रॉम 2016 टू 2018 एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड कंटिन्यूड द सेम ट्रेंड फॉर द नेक्स्ट 3 years. If A is the population in 2016 and B is the population in 2020, both are approximated to the next possible integers, then the value of B minus A. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो बोला क्या जा रहा है कि जो पॉपुलेशन है एक जगह की वो 50,000 पहुंच गई 2016 से 2018 में। इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन अपन को दे रखी है 2018 की दे रखी है, बिकॉज बोला जा रहा है कि 2016 से इंक्रीज होकर 2018 तक जो पॉपुलेशन है वो 50,000 पहुंच गई। दैट मीन्स कि 2018 की पॉपुलेशन अपन को 50,000 दे रखी है, और ये जो है हर साल 6% पर एनम के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये ट्रेंड अगले 3 साल के लिए भी कंटिन्यू हुआ, मतलब 2018 से 2019, 2020, 2021 इस तरीके से। तो अब अपन से बोला जा रहा है कि अगर मान लो कि भैया ए जो है वो 2016 की पॉपुलेशन है और बी जो है 2020 की पॉपुलेशन है, तो बी माइनस ए क्या होगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। अब देखिए ऑप्शंस थोड़े दूर दूर है, तो यहाँ पे अपन अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेंगे। ये क्वेश्चन जो है मुश्किल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि इनने जो अपन को टर्म मतलब परसेंटेज वगैरह जो दिए वो ऐसे नहीं दिए कि डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, डायरेक्ट कैंसिल आउट होने वाले टर्म नहीं दिए। तो सबसे पहले देखिए अपन क्या करते हैं, 2016 की पॉपुलेशन निकाले। अब 2016 से 2018 में अपन गए तो 2 बार पॉपुलेशन बढ़ी, एक तो 2017 में बढ़ी और एक 2018 में बढ़ी। 2016 से 2017, फिर 2017 से 2018, मतलब 2 बार पॉपुलेशन बढ़ी, और कितनी कितनी बढ़ी, 6% के हिसाब से बढ़ी। तो जब कंटिन्यूड पॉपुलेशन इंक्रीज का अपन निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं x1 + x2
प्लस x1 x2 डिवाइड बाय 100। सिंगल इंक्रीज कितना हुआ अगर ये अपन को पता करना है तो अपन इस फॉर्मूले से पता कर लेते हैं। यहाँ पे x1 और x2 दोनों ही 6 हो जाएंगे, 6 प्लस 6 इंटू 6/100 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 6 और 6 12, 12.36। मतलब ओवरऑल जो 2 साल में पॉपुलेशन बढ़ी वो बढ़ी 12.36%। अब जैसे अगर मैं मानूं कि भैया 2016 में पॉपुलेशन ए थी तो इस ए पे पूरे 2 साल में मिला के 12.36% बढ़ गई। जैसे ए की पॉपुलेशन अगर 100% है तो उसमें 12.36 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 112.36। मतलब एक का 112.36 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू हो गया 50,000। ए की वैल्यू पूछ रहा है तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 112.36, ये हो जाएगा आपके पास। ये तो आ गई ए की। इसी तरीके से अगर मैं बी की बात करूं तो बी की क्या हो जाएगी। अब आप देखिए 2018 में 50,000 थी तो बी जो है वो फिर से 2018 से 2020 गया। बी जो है वो 2020 की पॉपुलेशन है, मतलब 2018 से 2019 एक साल पॉपुलेशन बढ़ी, फिर 2019 से 2020 फिर से एक साल पॉपुलेशन बढ़ी, मतलब फिर से 2 साल पॉपुलेशन बढ़ी और वही 6% के हिसाब से बढ़ी। तो सेम बढ़ेगी कितनी 12.36। अब ये जो 12.36 ये 50,000 पे बढ़ी क्योंकि 20 जो है वो 2018 के बाद की कहानी है। तो मैं बोल सकता हूं कि बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 50,000 पे 12.36% का इंक्रीज, मतलब 112.36% डिवाइड बाय 100। अब यहां पे अपन को इनका जो निकालना है सब्ट्रैक्शन निकालना है, बी माइनस ए करना है। तो कैलकुलेशन यहां पे अच्छी खासी है, बी माइनस ए जब आप करेंगे तो अच्छी खासी कैलकुलेशन का तो आपको सामना करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, अब करने की कोशिश करते हैं जैसे भी हो पाए। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक डेसिमल हटा के ऊपर में 2 जीरो डाल देता हूँ। ये हो गया 100 मतलब 11,236। तो 11,236 से 50,000 को कैंसिल आउट करने की कोशिश करूं तो कितनी बार में जाएगा, तो ये लगभग अपना 4 बार में जाएगा। 4 बार में कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो देखिए 6 4 24 की 4, 2 कैरी चला गया, 4 3 12 और 2 14 की 4, 1 कैरी चला गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 11 चौगु 44, 44,944। 50,000 में से 44,944 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये कितना हो गया, ये अपने पास हो गया, जैसे 45,000 होता तो 5,000 बचता, 5,000 से थोड़ा ज्यादा है, ये लगभग है अपने पास 5,056। 5,056 के हिसाब से एक जीरो लगाएंगे आप तो आ जाएगा आपके पास 5,560। तो फिर से ये 4 बार में जाएगा, मतलब 50,560 है ना। 5,056 में एक जीरो लगाया तो 50,560। अब फिर से ये 4 बार में गया तो 50,560 में से अगर अपन सब्ट्रैक्ट करें तो अपना कितना आ जाएगा, तो 50,560, 5,056 तो पहले ही बच रहा था और 560 और आएगा क्योंकि 50,560 हो गया ना, 5,600 मान सकता हूँ ना, 5,600 हो गया लगभग, मतलब 5600 के हिसाब से हो गया 56,000। अब 56,000 के हिसाब से 5 बार में जाएगा क्या, 5 बार में नहीं जाएगा मेरे हिसाब से तो, है ना। 56,000 के हिसाब से हाँ लगभग लगभग अपन इसको 5 बार में कर सकते हैं। तो मैं 5 बार में पूरा पूरा इसको लगभग मान लेता हूँ, तो उसके हिसाब से ये अपने पास आ जाएगा 4.45 मल्टीप्लाई आप दिस करेंगे तो 44,500 आ जाएगा। और बी जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो ही गया। तो चलिए 5 6 30 की 0, 3 कैरी चला गया, 5 3 15 3 18 की 8, 1 कैरी चला गया, 5 दूनी 10 और 11 की 1 कैरी चला गया, और ये हो गया आपके पास 56180 और 2 जीरो से ये 2 डिजिट का डिसिमल खत्म हो गया। तो ये आ गया 56,180। तो 56,180 माइनस 44,500 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 8, 11 में से 5 गए तो 6 और 55 में से 44 गए 11, 11,680। ओ माय गॉड, एकदम एग्जैक्ट अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। मैंने भी नहीं सोचा था कि एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा, मेरे को लगा था कि थोड़ा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट आ गया, तो यही अपना एकदम सही आंसर है। तो इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन करके इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे करने का, इसी तरीके से करना पड़ेगा। मतलब तरीके और भी निकाल सकते हैं लेकिन टाइम सब में इतना ही लगेगा, ऐसा नहीं है कि भाई कोई और तरीके से टाइम कम लग जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। तो अपन से पूछा जा रहा है कि 75 का 60% जो है वो 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है। दैट मीन्स
कि 60% ऑफ 75 जो है वो बड़ा है, ऑब्वियस है। तो वो कितना बड़ा है ये अपन से पूछा जा रहा है। तो अपन क्या करते हैं, 75 का जो 60% है उसमें से 1/5 ऑफ 25 को माइनस कर लेते हैं, तो अपन को पता चल जाएगा कितना बड़ा है। यहां पे अपन को परसेंटेज वगैरह में नहीं बताना, केवल नंबर बताना है कि कितना बड़ा है, कितना परसेंट ज्यादा है। ये पूछा जाता तो फिर परसेंटेज निकालनी पड़ती, वो नहीं पूछा जा रहा। तो 60% ऑफ 75, 60 का मतलब हो जाता है 3/5। तो 3/5 मल्टीप्लाई 75 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 25। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है, 5 का 15 बार में, ये 5 का 5 बार में, तो 15 दिए 45, 45 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 40। मतलब 40 बड़ा है 1/5 ऑफ 25 से। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहां पे आप देखिए मीडियन अपन को निकालना है। जब कभी भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी होती है तो इस केस में मीडियन का एक फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट मीडियन नहीं निकाल सकते। तो फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इस फॉर्मूले में ये L N C F सब कुछ अलग अलग होते हैं, एक एक करके अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन को क्या करना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो उसकी एक और रो में बना लेता हूं। पहली वाली जो क्लास होती है उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी के बराबर ही हो जाती है, मतलब ये 3 ही हो जाएगी। अब आगे की जो क्लासें होती है उनकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पिछली वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। मतलब जैसे ये वाली जो क्लास है तो इसकी हो जाएगी 3 + 5 8, पिछली वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस उस क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 3 + 5 8। वैसे 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 7 21, 21 + 6 27 और 27 + 5 32। तो यहां पे आप देखिए जो 22 जो आखिरी वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी क्लास की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मतलब इन सारी क्लास की फ्रीक्वेंसी को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 32 के बराबर आ जाएगा। तो यही आपकी एन की वैल्यू हो जाती है, एन इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 32। तो n/2 क्या आ जाएगा, n/2 आ जाएगा 32/2 दैट इज इक्वल टू 60। तो ये तो आ गया n/2। अब यहां पे f कौन सा लेंगे अपन, तो f लेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है, ये जो आपके पास आई 16, इससे जस्ट बड़ी जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो अपनी मॉडल क्लास बोली जाती है। जैसे इससे जस्ट बड़ी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो है 21। तो यही अपनी मॉडल क्लास होगी। अब अगर 21 से पहले कोई और नंबर होता जो 16 से बड़ा होता तो फिर वो बन जाती, लेकिन इससे 21 से छोटा कोई नंबर नहीं है जो 16 से बड़ा हो, तो यही अपनी मॉडल क्लास बनेगी। तो f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास दैट इज इक्वल टू 7। तो ये जो 7 है ये हो जाएगी f की वैल्यू। अब यहां पे l होता है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। यहां पे आप देखिए क्लास इंटरवल दिख रहे होंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो ये सारी क्या है, ये क्लासें हैं। अब इसमें मॉडल क्लास कौन सी है, 20 से 25। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो एल हो जाती है। लोअर लिमिट मतलब ये छोटी वाली वैल्यू 20 और 25 में आपको इधर जो लेफ्ट साइड में लिख रही है ये लोअर लिमिट है और जो उधर राइट साइड में लिख रही है वो अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट होता है एल दैट इज इक्वल टू 20। लोअर लिमिट काय की, मॉडल क्लास की। सीएफ जो होता है वो मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास कौन सी है, ये वाली है, और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है 14। तो सीएफ आपके पास आ जाएगा 14 के बराबर। और एच होता है हाइट ऑफ द क्लास। सारी क्लास की हाइट बराबर है, हाइट का मतलब है लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 0 और 5 में भी डिफरेंस कितने का है, 5 का। सेम तरीके से 5 और 10 में भी डिफरेंस 5 का, 10 और 15 में भी डिफरेंस 5 का। तो सारी क्लास की जो हाइट होती है वो बराबर होती है, और वो इस केस में क्या है, 5 के बराबर है। तो बस अपन को कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए एल तो आपके पास हो गया 20 प्लस n/2 आ गया 16 माइनस सी एफ आ गया 14 डिवाइड बाय एफ आ गया 7 और हाइट आ गई 5। तो ये हो गया 20 प्लस 16 माइनस 14 2, 2 इंटू 5 10, 10/7 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 1.7 का एक बार में 7 और फिर 30 का मतलब 7 चौकू 28। तो लगभग हो गया 21.4, ऑप्शन नंबर 1। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहां पे आप देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला की मदद से अपन को इसमें मोड फाइंड आउट करना था। काफी सारे लोगों को हो सकता है एम्पिरिकल फॉर्मूला पता ना हो, नाम से पता ना हो, उनने इस्तेमाल तो जरूर किया होगा कभी ना कभी, लेकिन नाम पता नहीं होगा, दैट्स वाई वो कंफ्यूज हो गए होंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन।
ये वाला फॉर्मूला आपने सभी ने कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया हुआ होगा, लेकिन हो सकता है कि एम्पिरिकल नाम से इस्तेमाल नहीं किया हो, दैट्स वाई आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन कोई बात नहीं है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब ये फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत तो अपना पास कैलकुलेशन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को मीडियन भी निकालना पड़ेगा और मीन भी निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर मोड निकालने के लिए बोलता तो बहुत आसानी से कर देते, कुछ भी नहीं करना था, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया वही अपना आंसर बन जाता। लेकिन ऐसा तो ये बोल नहीं रहा, मोड की मदद से बोल रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप देखिए, ये फॉर्मूला लगाने के लिए अपन को मीडियन और मीन दोनों ही निकालना पड़ेगा। सबसे पहले चलिए मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए अपन क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं। तो चलिए असेंडिंग में करते हैं, तो सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा है 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 तो नहीं है, 20 है, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23 नहीं है, 24 है जो कि 3 बार है, फिर उसके बाद 25 है 2 बार, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 है। तो एक बार अपन गिन लेते हैं कितने नंबर हुए। यहाँ पे ऊपर अगर मैं गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नीचे में देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सारे नंबर अपन ने लिख लिए हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो जब कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो उस केस में मीडियन हो जाता है n/2 और n/2 प्लस 1/8 टर्म का एवरेज। तो n कितना हो गया, 12, 12/2 6, मतलब छठा टर्म और सातवें टर्म का एवरेज। तो छठा टर्म हो गया 22 और सातवां टर्म हो गया 24, तो इन दोनों का एवरेज अपना मीडियन हो जाएगा। दोनों का एवरेज मतलब इनका बीच की संख्या, 22 और 24 के बीच में 23 आता है, तो मैं बोल सकता हूं कि मीडियन अपना आ जाएगा 23 के बराबर। ये तो आ गया मीडियन। अब अपन को निकालना है मीन। तो देखिए, मीन के लिए अपन क्या जानते हैं कि भैया सबका सम कर दो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 12 है, और इन सबका सम कर दो। लेकिन एक और तरीका होता है मीन के लिए, अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का मेथड भी इस्तेमाल करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, अपन एक ऐसा नंबर मान लेते हैं जो इन सबके नजदीक हो, मतलब जिससे इन सब की दूरी आसपास हो। जैसे कि अगर आप यहां पे देखेंगे तो आसपास वाला नंबर मुझे 22 लग रहा है, तो मैं मान लेता हूं 22, ये मैंने मान लिया। अब मैं देखता हूं कि ये सारे नंबर 22 से कितने ज्यादा है या कितने कम है। अगर कम होंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, ज्यादा होंगे तो प्लस साइन लगाएंगे। जैसे 16 जो है वो 22 से 6 कम है, तो ये -6। 17 जो है वो 22 से 5 कम है, तो -5। 18 जो है 22 से 4 कम है, तो -4। 20 जो है 22 से 2 कम है, तो -2। 21 जो है 1 कम है, तो -1। अब 22 तो 22 ही है, तो 0। अब जो 24 है वो 22 से 2 ज्यादा है, तो +2, फिर +2, फिर +2, फिर ये +3, फिर +3, और ये जो है 6 ज्यादा है, तो +6। अब देखिए, जो भी अपोजिट साइन हो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। जैसे ये +6 से -6 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये +2 और +3 5 बन गए, तो ये -5 से कैंसिल आउट हो गया, ये +2 -2 से कैंसिल आउट हो गया। और अब आप देखिए, यहाँ पे +2 और ये +3, तो ये फिर से +5 बन गए, जो कि -4 और -1, तो -5 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ भी नहीं बचा, मतलब एक तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद कुछ भी नहीं, 0 नेट रिजल्ट निकल के आया। तो अपना मीन हो जाएगा 22 प्लस जो नेट रिजल्ट निकल के आता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 12। अब यहाँ पे नेट रिजल्ट 0 निकल के आया, तो कुछ ऐड ही नहीं करना, तो एक तरीके से मीन आ गया 22। अब ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए, मोड इक्वल टू 3 मीडियन, मतलब 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू मीन, दैट इज 22। तो 3 इंटू 23 का मतलब हो गया 69, और ये हो गया 44। तो 59 में से 44 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 25, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मीन है वो अपने एक्चुअल मोड जो है वो एक्चुअल मोड के आसपास ही है। एक्चुअल मोड अगर अपन देखते नॉर्मल तरीके से करते तो 24 आता, क्योंकि 24 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया। तो अपना जो मोड आया वो 24 से ज्यादा आया, 24 तो नहीं आया लेकिन उसके आसपास ही आया। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर चला गया। तो जो दूर के ऑप्शन है उनको तो आप ऐसे ही हटा सकते हो, एक्चुअल मोड के आसपास वाले ही ऑप्शन ही आएंगे। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन थे जो पास थे, जैसे 25 और 25.8। तो 25.8 भी आंसर आ सकता था, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 25 ही आएगा। लेकिन अब कैसे डिसाइड करें, तो वो डिसाइड तो तभी होगा जब एक्चुअल आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, ए रिटेल स्टोर ऑफर्स ए स्कीम वेयर कस्टमर्स कैन अवेल ए डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन दियर टोटल परचेज। इफ मनीष बाइज आइटम वर्थ ₹2050, हाउ मच मनी विल ही सेव थ्रू दी स्कीम डिस्काउंट। देखिए, रिपब्लिक डे का त्योहार आ रहा है,
अभी अभी थोड़े दिनों बाद आने वाला है, इनके यहाँ पे पहले आ गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो रिपब्लिक डे के मौके पर एक रिटेल स्टोर है, उसने एक स्कीम निकाली कि आप कुछ भी आइटम खरीदो, हम टोटल पे 26% का डिस्काउंट देंगे। और मनीष ने एक आइटम खरीदा जिसकी प्राइस है 2050। तो पूछा जा रहा है कि भैया मनीष ने कितने रुपए सेव किए। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल है, 2050 रुपए उसकी एमआरपी है, 2050 पे 26% का उसको डिस्काउंट मिला, तो एक तरीके से यही रुपए उसने सेव किए, मतलब 2050 का 26%। तो बस आपको कुछ नहीं करना, 2050 का 26% निकालना था। ये 0 से 0 गया, 5 से 2 बार में, 5 से ये 41 बार में, और 2 से ये 13 बार में। तो 13 इंटू 41, 13 बन जा 13 की 3। अगर आप देखेंगे तो यूनिट डिजिट एकमात्र ऑप्शन में, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। 13 का 1 टाइम्स 13 के 3, 1 कैरी चला गया, 13 4 जा 52, 52 और 1 53। तो आंसर क्या हो जाएगा, 533। ट्राइंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल विद सेंटर ओ। ट्राइंगल एबीसी जो है एक सर्किल के अंदर इंस्क्राइब्ड है जिसका सेंटर है ओ। इफ ए बी 21, बी सी 20 एंड ए सी इक्वल टू 29, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। तो यहां पे आप देखिए एक सर्किल है जिसके अंदर एक ट्राइंगल एबीसी है। अगर आप ट्राइंगल एबीसी को ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो साइड है 21, 20 और 29, ये ट्रिपलेट्स है। ये आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, 20, 21 और 29 जो है वो ट्रिपलेट होती है। दैट मीन्स ये ट्राइंगल एबीसी कैसा है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे 90 डिग्री होगा। ये आपका ए, ये बी और ये सी हो गया। ए बी आपका 21 है और बी सी आपका 20 है और ए सी आपका 29 है। तो अब आप देखिए जब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और यहां पे 90 डिग्री बन रहा है बी पे, तो सर्किल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्किल में जब कभी भी सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे कोई ट्राइंगल अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इतना पक्का है कि वो सर्किल की एक साइड जो है डायमीटर का काम करेगी, मतलब वो ट्राइंगल की एक साइड जो है सर्किल के डायमीटर का काम करेगी। तो दैट मीन्स कौन सी साइड, ये जो हाइपोटेनियस साइड है ये इस सर्किल के लिए डायमीटर का काम करेगी। तो ये जो सर्किल का डायमीटर है ये एसी मतलब 29 के बराबर हो जाएगा। सर्कम रेडियस मतलब इस सर्किल की रेडियस, तो सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, 29/2, दैट इज इक्वल टू 14.5। तो एक बहुत ही आसान सा सवाल था, बस इतनी सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी थी और कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालनी है, आसानी से आप निकाल सकते हो। बोर्ड मास का सवाल है। बोर्ड मास क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले ब्रैकेट करो, मतलब ब्रैकेट के अंदर जाओ। ब्रैकेट है ही नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो आगे बढ़ जाते हैं, हमेशा अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बोर्ड मास लगाते वक्त भी और सवाल करते वक्त भी। तो यहां पे देखिए बी के बाद आता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ। अब ऑफ क्या बोलता है, ऑफ बोलता है कि मल्टीप्लाई करो, लेकिन जहां पे मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा हो उससे ज्यादा प्राथमिकता मुझको दो। अगर मैं एक जगह ऑफ लिख के दे रहा हूं और एक जगह मल्टीप्लाई का साइन लिख के दे रहा हूं, तो पहले ऑफ वाला मल्टीप्लाई करना है, बाद में मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहां पे ऑफ भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहां तो डिवाइड भी नहीं है। चलिए ठीक है, सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये पावर जो है उसको सोल्व करते हैं। 4 का क्यूब होता है 64। अब जीरो स्क्वायर को किसी में से माइनस करना निकलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, सेंस ही नहीं बनता है ना। उसको मैं -0 लिख भी दूं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। प्लस 22/2 हो गया 11, और 11 का स्क्वायर हो गया 121, माइनस 8 प्लस। अब आप देखिए सबसे पहले यहां पे जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा साइन जो दिख रहा है वो मल्टीप्लाई दिख रहा है, क्योंकि उसकी प्राथमिकता प्लस और माइनस सबसे ज्यादा होती है। तो 7 × 6 42। तो बस आसान सा सवाल है। यहां पे अगर अपन ये प्लस प्लस वाले को एक साथ कर लेते हैं, या फिर चलिए डायरेक्ट ही कर लेते हैं, ये 64, 121 में से 8 अगर आप घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, ये बच जाएगा 113 प्लस 42। तो कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 6 और 4 10, 10 और 11 21, 219, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स पी क्यू एंड आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:3:4। इफ पी गेट्स 1500 मोर देन आर, देन व्हाट इज क्यू शेयर। तो देखिए एक आसान सा सवाल है। एक सम ऑफ मनी जो है वो 3 फ्रेंड्स के बीच में बांटी गई है, पी क्यू आर, और प्रपोर्शन अपन को दे रखा है 5:3:4 का। बोला जा रहा है कि अगर पी को आर की तुलना में 1500 रुपए ज्यादा मिलते हैं तो क्यू का शेयर बताना है। तो पी, क्यू और आर, रेशियो क्या है, 5:3:4। तो अब देखिए पी को 1500 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। अगर मैं रेशियो में बात करूं कितने ज्यादा मिल रहे हैं, तो 5 और 4 में आपको 1 का डिफरेंस दिखेगा। दैट मीन्स पी को 1 यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं आर की तुलना में। तो ये जो 1 यूनिट की वैल्यू है यही अपनी 1500 रुपए के बराबर हो जाएगी।
रेशियो में 1 यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं और एक्चुअल में रुपीज में 1500 ज्यादा मिल रहे हैं, तो ये जो 1 यूनिट है ये 1500 के बराबर हो गया। अब अपन से पूछ रहा है क्यू का शेयर, क्यू को कितने यूनिट मिल रहे हैं, 3 यूनिट मिल रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू अगर 1500 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 1500, दैट इज इक्वल टू 4500। तो जो क्यू का शेयर है वो कितना हो जाएगा, 4500, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स। 91 इवन नंबर्स का एवरेज यहां पे अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए काफी सारे लोग बाग यहां पे बोल रहे हैं कि भैया ना तो उनने कुछ नेचुरल नंबर बोला ना ही पॉजिटिव नंबर बोला, इस तरीके से नहीं बोला, तो अपन इवन नंबर के केस पे 0 से स्टार्ट करें। तो देखिए ऐसा होता नहीं है, जब अगर एसएससी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख के दे रहा तो इसका मतलब है कि वो नेचुरल नंबर की ही बात कर रहा है, ये अपन को मान के चलना है। हो सकता है कि एसएससी इसमें बोनस कर दे, लेकिन उसके चांस बहुत कम है। तो यहाँ पे अपन 0 से नहीं मानेंगे, पहला इवन नंबर जो होता है वो 2 अपन मानते हैं, वैसे 0 मानते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं लिख के दिया गया तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट करेंगे। नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर, पहला इवन नंबर यहाँ पे अपन 2 मानेंगे। तो पहले 91 इवन नंबर्स का एवरेज अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरीके के जो सवाल आते हैं, जब इस तरीके के सवाल आते हैं तो अपन पूरा करने नहीं बैठते हैं। पूरा करने बैठेंगे तो थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। अपन क्या करते हैं, पहले 2-3 नंबरों को लेते हैं और वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे मैं 2 नंबर लूं, 2 और 4। अब अगर मेरे को इसका एवरेज निकालना है तो कितना आएगा, 2 और 4 का एवरेज 3 आएगा। चलो एक नंबर और ले लेते हैं, 2 4 6। इसका अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो कितना आएगा, इसका एवरेज 4 आ जाएगा। तो अब आप यहां पे देखिए, आपने एक चीज गौर करी होगी, जब 2 इवन नंबर्स को ले रहा हूं तो हो क्या रहा है, जो बीच वाला नंबर है वो मेरे पास एवरेज बन जा रहा है। जब मैं 3 इवन नंबर्स को ले रहा हूं तो जो बीच वाला इवन नंबर है वो ही मेरे पास एवरेज बन जा रहा है। तो 91 कैसे है, 91 ओड संख्या है, तो और 3 भी ओड संख्या थी, तो मतलब जैसे ये 3 ने बिहेव किया वैसे ही 91 बिहेव करेंगे। इसका मतलब 91 में कौन सा नंबर आएगा, 91 का जस्ट बीच वाला। जैसे कि ये 3 नंबर थे तो अपन क्या करा इसको, 3, मतलब एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि भैया 3 के लिए अपन ने क्या किया, 3 के लिए मैंने 3 + 1/2 वाला जो नंबर था वो अपना एवरेज बन गया था, दैट इज 3 + 1 4/2, मतलब दूसरा नंबर। तो 91 के लिए अपन क्या करेंगे, 91 + 1/2, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 92/2, दैट इज इक्वल टू 46। मतलब 46 नंबर जो होगा वो अपना एवरेज हो जाएगा। अब नंबर 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब एक तरीके से हर नंबर 2-2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। पहला नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन गया, दूसरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बन गया, तीसरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन गया। तो 46 नंबर क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये कितना बन जाएगा, ये आपका फिर से 92 बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि अपना एवरेज क्या आ जाएगा, अपना एवरेज आ जाएगा 92 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एवरेज एज ऑफ 3 पर्सन्स इज 56 ईयर एंड देयर एज आर इन द रेशियो। देखिए 3 लोगों की एवरेज एज आपको दे रखी है, तो इन तीनों लोगों की एज का सम क्या हो जाएगा। एवरेज क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो मैं बोल सकता हूं कि सम इक्वल टू हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने, 3, दैट इज इक्वल टू 56 इंटू 3, ये आ गया एवरेज। अब बोला जा रहा है कि तीनों का रेशियो अपन को दे रखा है और एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर मैं रेशियो में तीनों किस एज का ऐड करूं, टोटल करूं तो कितना आ जाएगा, 2 5 7, 7 और 7 14, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि 14 यूनिट की वैल्यू हो गई 56 इंटू 3, 14 से 4 बार में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3 12। अब अपन से पूछ रहा है यंगेस्ट पर्सन, तो यंगेस्ट पर्सन कौन सा होगा, जिसकी रेशियो में सबसे कम एज होगी, दैट इज 2, तो यही यंगेस्ट हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 2 यूनिट की क्या हो जाएगी, 2 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 24 ईयर्स। तो यही अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, चलिए, इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/9, थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि हमेशा होता है एसएससी के हर सवाल में, थीटा मेनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। तो अपन से ये पूछ रहा है, तो चलिए सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर थीटा डिग्री में मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, सेक थीटा साइन थीटा कुछ तो मिले वो अपन निकालेंगे। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 टाइम्स सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 टाइम सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आ जाएगा अपने पास। तो अब देखिए ये 9 सेक थीटा और ये 1 सेक थीटा, उधर जाएगा तो 8 सेक थीटा, और ये -9 और उधर +1, तो 9 + 1 10 टेन थीटा, 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में। और सेक होता है 1/cos, सेक क्या होता है 1/cos, तो ये 1/cos थीटा,
और टेन होता है साइन बटा कोस, तो साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो देखिए फिर से कोस थीटा से कोस थीटा आपका कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4/5। अब साइन थीटा जब आपके पास 4/5 आ चुका है तो एक तरीके से टेन थीटा भी आ चुका है, बिकॉज अपन जानते हैं कि ट्राइंगल जब अपन बनाएंगे तो आसानी से अपन को सब कुछ मिल जाएगा। जैसे इसको अगर मैं थीटा मानूं तो साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाली साइड होती है, मतलब ये, और हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने वाली साइड होती है, मतलब ये। और ये जो नीचे वाला होता है इसको अपन बेस बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 4/5 है, तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनियस 5। पाइथागोरस थ्योरम निकाल के अपन बी निकाल सकते हैं, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है तो बेस आ जाएगा 3। अब यहां पे देखिए साइन थीटा तो आपको मिल ही चुका है, दैट इज 4/5 माइनस टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4/3 और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 4/5 प्लस 4/3 का स्क्वायर। तो यहां पे आप देखिए 4/5 माइनस 16/9, 4/5 प्लस 16/9, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 45। 5 का 9 बार में 9 चौको 36 माइनस 9 का 5 बार में 16 पंजे 80 डिवाइड सेम तरीके से नीचे में 45 एलसीएम और ये 36 प्लस 80, 45 से तो 45 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो इतना तो पक्का है कि आंसर तो आपका माइनस में ही आएगा। 36 माइनस 80 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 44, है ना। हाँ 44 माइनस में 44 डिवाइड बाय नीचे में आ जाएगा 116। तो 2 से जब आप काटेंगे इसको, 2 से क्या 4 से काट सकते हैं आप इसको, 4 से 11 बार में, 4 से 2 बार में 8 और 9 बार में 36, तो आंसर आ जाएगा -11/29। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 121:225 देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो देखिए फिर से एक बहुत ही आसान सवाल है, कोई पेन चलाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अपन को पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ एरिया का रेशियो। तो एरिया का रेशियो 121:225 है, इसका ले लेना है स्क्वायर रूट, मतलब 121/225 का स्क्वायर रूट जब आप लेंगे तो 121 का स्क्वायर रूट 11 और 225 का स्क्वायर रूट 15, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो जाएगा 11:15। डायरेक्ट सवाल है, कुछ भी नहीं करना था। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर। तो एक खिलौना है वो कुछ इस तरीके से कि एक हेमिस स्पेयर के ऊपर माउंटेड है कौन, कुछ इस तरीके से, ये ऊपर हो गया कौन और नीचे हो गया हेमिस्फेयर। द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर एंड दैट ऑफ द कौन इज 36 सेंटीमीटर। तो दोनों की रेडियस तो बराबर होगी, ये वाली जो कि कितनी है 36 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कौन इज 105, और कौन की हाइट अपन को दे दी 105। ये अपन से पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखिए जब अपन टॉय के टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि उसमें जो बीच की सर्कुलर रिंग है ये नहीं आएगी। जब अपन टॉय को बाहर से देखेंगे तो ये बीच की सर्कुलर रिंग अपन को उसमें नहीं दिखेगी, तो इसका एरिया उसमें ऐड नहीं होगा। तो अब यहां पे आप देखिए, सबसे पहले तो हेमिस्फेयर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो तो अपन को पता है, डायरेक्ट अपन जानते हैं 2πr² होता है, 2πr²। लेकिन जो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πrl। तो πrl के लिए एल अपन को निकालना पड़ेगा, एल ये होता है, यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। अब देखिए 105 36 के साथ अगर आप डायरेक्ट ट्रिपलेट जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट अगर ट्रिपलेट जाने तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट ट्रिपलेट नहीं जानते तो कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते हैं, सोल्व करना पड़ेगा, और तो कोई तरीका है नहीं। बिना डायरेक्ट ट्रिपलेट जाने तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक और तरीका है इसके लिए, डायरेक्ट ट्रिपलेट तो नहीं जानते, इनका रेशियो लेते हैं। देखिए 105 और 36 का जब आप रेशियो लेंगे तो 3 से कैंसिल आउट हो गए, 3 से 3 बार में और 3 से 5 बार में और 3 से ये 12 बार में, है ना। हाँ ठीक है, 3 से 12 बार। तो 35 और 12 के साथ अगर आप कोई ट्रिपलेट जानते हैं तो भी आपका काम जम जाएगा। 35 और 12 के साथ ट्रिपलेट पता हो, अगर वो भी नहीं पता तो अब आप क्या कर सकते हैं, 35 और 12 के साथ पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एल आपका हाइपोटेनियस साइड हो गया, तो 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 35 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 इंटू 4 12, मतलब 1225 और 12 का स्क्वायर 144।
दैट इज इक्वल टू 5 और 4 9, 2 और 4 6, 12 और 1 13, 1359। 1359 आपके हिसाब से कितने का होना चाहिए? 35 से तो ज्यादा का होना चाहिए। 35 से बड़ा नंबर जिसका यूनिट डिजिट 9 आता हो स्क्वायर करने पे तो कौन सा होगा? जैसे अगर मैं 36 की बात करूं तो 6 का स्क्वायर हो जाता है 36, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, मतलब नहीं होगा। 37 की अगर मैं बात करूं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो यूनिट डिजिट 9 आता है, दैट मीन्स ये 37 होगा। अब यहां पे ध्यान रखिए अपन ने 3 से डिवाइड किया था, तो जब एल की बात करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 37 इंटू 3 दैट इज 7 21 की 1 2 कैरी चला गया, 3 3 9, 9 और 2 11, मतलब जो अपना एल है वो 111 के बराबर हो जाएगा। अब यहां पे मैंने ऐसा क्यों बोला कि भैया पक्का है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा? वो इसलिए मैं बोला क्योंकि जो भी ऑप्शन अपन को दे रखे हैं वो सारे इंटीजर दे रखे हैं, उसमें कहीं भी स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि पक्का है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। ये डायरेक्ट कितने का हो जाएगा? 37 का। तो अब आप यहाँ पे देखिए पाई को तो अपन कॉमन ले लेते हैं, बिकॉज पाई अपने सारे ऑप्शन में एज इट इज है, तो ये एक अच्छी चीज कर दी, कैलकुलेशन अपनी थोड़ी कम कर दी। अब ये 2 इंटू रेडियस है 36, 36 का स्क्वायर प्लस ये 36 इंटू 111, यहाँ पे एक 36 अपन कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 इंटू 36 72 प्लस 111, तो ये हो गया 36 पाई इंटू 72 प्लस 111 मतलब 183। तो अब आप यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट से अपन चल सकते हैं, बिकॉज सारे ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो 6 इंटू 3, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी? 18 का मतलब 8, तो 8 एकमात्र ऑप्शन है अपना, तो यही अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल एंड बीना आर फ्रेंड्स एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेज इज 5 ईयर। अनिल और बीना जो है दोस्त है और उनकी एज का डिफरेंस जो है वो 5 साल के बराबर है। अनिल्स फादर दिनेश इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज अनिल एंड बीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर चारू। अनिल का जो फादर है दिनेश वो अनिल का 3 टाइम्स है और बीना जो है वो अपनी बहन चारू की 2 टाइम्स है। तो यहां पे आप देखिए कहीं भी आपको रेशियो नहीं दे रखा, तो फिर रेशियो में तो अपन इसको नहीं ले सकते, तो यहां पे अपन को इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। अनिल और बीना का जो डिफरेंस है वो 5 साल है, और यहां पे एक बात और बोली गई है कि बीना जो है ओल्डर देन अनिल है, मतलब बीना बड़ी है, तो मैं बोल सकता हूं कि बीना माइनस ए, बीना को बी में ले लिया, अनिल को ए ले लिया, दिस इज इक्वल टू 5। यहां पे ए माइनस बी नहीं ले सकते बिकॉज बीना बड़ी है अनिल से, अगर आप ए माइनस बी लेंगे तो फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा। बोला जा रहा है कि अनिल का जो फादर है दिनेश वो अनिल का 3 टाइम्स है, दिनेश को मैं डी ले लेता हूं, डी इक्वल टू 3 है, और बीना जो है वो अपनी सिस्टर चारू का ट्वाइस है, तो बीना को तो बी लिया ही था, चारू को मैं सी ले लेता हूं, तो बीना इक्वल टू हो जाएगी 2c, ट्वाइस ऑफ हर सिस्टर चारू, और दिनेश और चारू के बीच में जो डिफरेंस है वो 45 का है, तो दिनेश माइनस चारू इक्वल टू 45। अब यहां तो पक्का है कि भैया दिनेश ही बड़ा होगा, चारू छोटी होगी, क्योंकि अपन को ऊपर दे ही गया कि भाई दिनेश इक्वल टू 3 टाइम्स है और बीना इक्वल टू तो 2c है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहां पे अपन से प्रेजेंट एजेज ऑफ बोथ दिनेश एंड चारू इसका सम पूछ रहा है, दैट मीन्स कि दिनेश और चारू की एज अपन को निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो पहली वाली इक्वेशन है b माइनस ए इक्वल टू 5, इसमें मैं ए और बी की वैल्यू डाल देता हूँ। ए तो हो जाएगा d/3 और b हो जाएगा 2c, तो b की जगह 2c और a की जगह डाल दिया d/3, दिस इज इक्वल टू 5। तो यहां से ये 6c माइनस डी इक्वल टू आ जाएगा 15, और एक इक्वेशन अपने पास है d माइनस सी इक्वल टू 45। अब देखिए दोनों इक्वेशनों को जब आप ऐड करेंगे तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, 6c में से c गया तो 5c, 15 प्लस 45 60, 5 का 12 12, तो चारू की एज आ गई 12, तो दिनेश की कितनी आ जाएगी? दिनेश इक्वल टू 45 प्लस चारू मतलब 45 प्लस 12, दैट इज इक्वल टू 57, और दोनों का सम अगर अपन से पूछ रहा है तो दोनों का सम हो जाएगा 12 प्लस 57, that is equal to 69 years. Option number 2. On a 2200 meter long circular track, Sarita and Kavita drove their cycles from the same point but in opposite direction with the speeds of 20 km per hour and 16 km per hour respectively. After how much time will they meet again for the first time? तो देखिए फिर से एक आसान सा सवाल है, इसको अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला भी अपन जानते हैं कि वो पहली बार कितनी देर में मिलेंगे, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। यहाँ पे एक तरीके से अपन टाइम निकाल रहे हैं, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो हो गई इस सर्कुलर ट्रैक की लेंथ जो कि है 2200 मीटर, और स्पीड क्या होती है? जब वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उस केस में स्पीड हो जाती है इन दोनों की स्पीड का सम, मतलब 20 प्लस 16।
अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते तो फिर डिफरेंस हो जाता 20 माइनस 16, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, लिखा गया है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों का सम हो जाएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है, यहां पे स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, तो यूनिट सेम करना बहुत जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, जिसके लिए अपन क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये अपनी बन गई मीटर पर सेकेंड। तो देखिए 20 + 16 होता है 36, 18 का 2 बार में हो गया 36, और ये 5 दूनी 10, तो एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 220 सेकेंड। आंसर अपन को मिनट और सेकंड में दे रखा है, तो 220 सेकंड का मतलब हो जाता है 3 मिनट, तो पूरे पूरे 3 मिनट का मतलब हो गया 180 सेकंड, और कितने सेकंड बच गए, 40 सेकंड बच गए, तो 3 मिनट प्लस 40 सेकंड। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू 8 + √5 एंड y इक्वल टू 8 - √5 देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखिए एक आसान सा सवाल है, आसानी से आप इसको कर सकते हो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट x² + y² करेंगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको करोगे तो a + b का होल स्क्वायर जो है वो क्या खुलता है, वो खुलता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या खुलता है, वो खुलता है a² + b² - 2ab। जब अपन इन दोनों को ऐड करते हैं तो उस केस में होता क्या है, ये आ जाता है 2 टाइम्स a² + b²। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, अगर मैं 8 को a मान लू और √5 को b मान लू, तो ये a + b है और ये a - b है। जब अपन इनका स्क्वायर करेंगे, दैट इज a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, तो जब अपन इनको करेंगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा a² + b², ये आ जाएगा अपने पास। और a अपन ने क्या माना था, 8 माना था, और b √5 माना था, तो ये हो जाएगा 2 × 8 का स्क्वायर 64 और √5 का स्क्वायर 5, दैट इज 59 × 2 मतलब 138। ऑप्शन नंबर 1। तो एक आसान सा सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, आसानी से किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसल A कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:5, वेसल B कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1। If X liter mixture of A is mixed with Y liter mixture of B, then the ratio of milk to water in the mixture becomes 8:5. Find the ratio of X is to Y. तो देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि एक मिल्क और वाटर का वेसल है जिसके अंदर मिल्क और वाटर 4:5 की रेशियो में, मिल्क और वाटर, और एक और वेसल है जिसके अंदर मिल्क और वाटर जो है वो 2:1 के रेशियो में। अब इन दोनों को मिलाया गया है, लेकिन किस तरीके से मिलाया गया कि इसका जो है x लीटर लिया है अपन ने और इसका जो है y लीटर लिया है, और दोनों को मिला दिया अपन ने। मिलाने के बाद जो है मिल्क और वाटर किस रेशियो में आया, तो मिल्क और वाटर अपना 8:5 की रेशियो में बन गया। तो यहां पे x और y का रेशियो क्या होगा ये अपन से पूछ रहा है। तो अब यहां पे अपन देखिए क्या करते हैं, इन सब में एक क्वांटिटी ले लेते हैं। जैसे मैं सब में मिल्क ले लेता हूं, तो पहले वाले में मिल्क कितना है, 4/9 है। पूरे में कितना है, जैसे 4 यूनिट है और पूरा कितना है 4 + 5 9 यूनिट, तो 9 यूनिट में से 4 यूनिट मिल्क है, तो 4/9। दूसरे वाले में मिल्क कितना है, तो मिल्क है 2/3। पूरा क्वांटिटी कितना हो गया, 2 + 1 3, उसमें से 2 यूनिट मिल्क है। और मिक्सचर जो बना वो क्या बना, 8/13, 8 + 5 13, तो मिक्सचर बना 8/13। तो अब इनका रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं, जिस डायरेक्शन में मैंने एरो बना रखे उसी डायरेक्शन में अपन कैंसिल आउट करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का कंसेप्ट अपन लगा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी जो डेन्यूमिनेटर है वो अलग अलग है, तो उसको सेम कर लेते हैं, सो दैट कि अपना डिफरेंस निकालना अपन को आसान हो जाए। तो इस पूरे को अपन करेंगे 9 × 3 × 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब देखिए ये पहले वाले को जब 4/9 को आप 9 × 3 × 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से तो 9 चला जाएगा आपका, ये बन गया 4 × 3 × 13, मतलब 4 × 12, 12 × 13, 12 × 13 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 156। तो ये तो आ गया पहली वाली क्वांटिटी 156। 2/3 से जब आप करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 9 × 13, तो 9 दूनी 18, 18 × 13 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 13 8 जा 104, 10 कैरी चला गया तो 23, मतलब 234। सेम तरीके जब आप 8/13 को इससे करेंगे, 13 से 13 चला जाएगा, 8 × 9 × 13, 8 9 जा 72, 72 × 3 मतलब हो गया 216, तो ये आ गया 216। अब यहां पे देखिए जिस डायरेक्शन में अपन ने एरो बना रखे उसी डायरेक्शन में अपन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 234 में से 216 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास,
यह आ जाएगा 18 के बराबर। अब सेम तरीके से 216 में से जब आप 156 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 के बराबर, है ना, 60 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशियो देखिए, रेशियो कितना आ गया आपके पास, ये 6 से कट गया 3 बार में, और ये 6 से कट गया 10 बार में, तो रेशियो आ गया 3:10। तो यही अपना एक्स और वाई का रेशियो बन गया, दैट इज 3:10 का रेशियो। तो यही हो जाता है एक्स वाई का रेशियो। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम अपन को निकालना है राइट सर्कुलर कोन का। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो 1/3 पाई को आप डाल दीजिए 22/7। डायमीटर अपन को 12 दे रखा है, तो रेडियस कितने हो जाएगी, डायमीटर का आधा मतलब 6, तो 6 × 6, और हाइट है 5, 3 से 2 बार में, और तो कुछ कटेगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, क्या कर सकते हैं भैया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 6 × 2 12, 12 पंजे 60, और 60 × 22 अगर आप करेंगे तो 1 0 लग जाएगा, 22 × 6 हो जाता है अपने पास, 6 दूनी 12 की 2, एक कैरी चला गया, दैट इज 132, मतलब 1320/7। 7 से जब आप इसको काटेंगे, 7 का एक बार में, फिर ये 62, 62 का मतलब वैसे तो ये जो है 190 से कम ही होएगा थोड़ा, उसके हिसाब से ऑप्शन अपना 188 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। पूरा पूरा भी करना है तो कर सकते हैं। 7 का 8 बार में हो गया 56, और 56 का हिसाब से 60, फिर से हो गया 8 बार में 56, 4 डिसमल डाल के 40, तो 7 5 35, लगभग 188.5, ऑप्शन नंबर 1। The height of a right circular cone is 63 centimeter and the area of its curved surface area is 5 times the area of its base. What is the volume of the cone? तो देखिए यहां पे सबसे पहले अगर अपन राइट सर्कुलर कोन बनाना चाहे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें अपन को हाइट दे दी, एक तो हाइट कितनी है, हाइट है 63 सेंटीमीटर, और बोला जा रहा है कि इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया जो है, कर्व्ड सरफेस का एरिया जो है वो बेस के एरिया का 5 टाइम्स है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, वो होता है पाई आर एल। तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बेस। कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर शेप का होता है, तो उसका एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर से एक आर चला गया, तो एल इक्वल टू आ गया 5 आर। मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं आर को एक्स मानूं तो एल इक्वल टू हो गया 5x, है ना। तो अब आप यहां पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन रेडियस निकाल सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम के लिए अपन को रेडियस की जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हाइट तो है लेकिन रेडियस नहीं है, तो अपन जानते हैं कि जो हाइट, स्लेंट हाइट और रेडियस होती है वो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती है। तो यहां पे अपन एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकाल सकते हैं। एल आ गया 5x, 5x का स्क्वायर हो गया 25x स्क्वायर, और आर स्क्वायर, आर है x तो x स्क्वायर, प्लस एच है 63 तो 63 का स्क्वायर, तो ये हो गया 24x स्क्वायर इक्वल टू 63 इंटू 63, इसको मैं लिख देता हूं 3 से 8 बार में और 3 से 21 बार में। तो यहां से अपन को एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल गया 63 इंटू 21/8। अब आप देखिए रेडियस जो है वो एक्स के बराबर ही थी, तो एक तरीके से आर स्क्वायर मिल गया अपन को, तो यहां पे अपन डायरेक्ट आर स्क्वायर की वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये 1/3 इंटू पाई 22/7, आर स्क्वायर हो गया डायरेक्ट ये 63 इंटू 21/8, और हाइट है 63। तो देखिए 7 इंटू 3 तो हो गया 21, तो 21 से तो 21 गया, 2 का 4 बार में, 2 का ये 11 बार में, और तो यहां पे कुछ भी नहीं है। तो एक तरीके से कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में, बिकॉज और कोई चीज अपने पास नहीं बची। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो यहां पे अपन 63 का स्क्वायर की बात करें तो वो क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18 दूनी 36 की 6, 3 कैरी चला गया, तो ये हो गया 3969 डिवाइड बाय 4। 4 से मैं इसको काट देता हूं। अब 4 का 9 बार में 36, फिर 9 बार में 36, 2 बार में 8, और 2 बार में 8, तो 1 बचा, 1 का मतलब 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 11 इंटू 992.25 अगर आप करेंगे तो 11 पंजे 55 की 5, 2 कैरी चला गया, 11 दूनी 22 और 5 27। 27 के हिसाब से आपको ऑप्शन दिख जाएगा, केवल एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 0.75 है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। पूरा निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 11 दूनी 22 और 2
24, 2 कैरी चला गया, 11 का 9 बार में 99, 99 और 2 101, 10 कैरी चला गया, 99 और 10 हाँ 99 और 10 109, तो 10914.75, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहां पे अपन को देखिए क्यूब रूट में दे रखा है 6859, डिवाइड में दे रखा है पावर 1/4 में 1296, फोर्थ रूट में 1296। तो यहां पे सबसे पहले तो अपन को इसको निकालना पड़ेगा। तो ये अच्छे खासा एक टास्क है, ये चीज याद तो नहीं रहती यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे तो कितना याद रखेंगे, ये पावर 1/4 की जगह वो 1/5 भी दे सकता था, कुछ भी दे सकता था, कितना याद रखेंगे, नहीं है पॉसिबल, मैं भी समझता हूं, ठीक है कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये इसके नजदीक में कोई नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे कि 6859 जो है उसका क्यूब रूट किसके नजदीक है, तो जो 8000 होता है उसका क्यूब रूट आता है 20। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि 6859 का जो क्यूब रूट होगा वो 20 से कम ही होगा, ज्यादा तो नहीं होगा, और बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, बिकॉज क्यूब रूट में डिफरेंस बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं। दैट मीन्स कि 20 के जस्ट नजदीक में ही कोई नंबर होगा, और ऐसा नंबर होगा कि जिसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 9 आना चाहिए। तो 20 से जस्ट छोटा नंबर होता है 19, 19 का अगर मैं क्यूब करूं और इसका यूनिट डिजिट देखूं तो क्या आएगा, तो देखिए 9 का स्क्वायर हो गया 81, और 81 इंटू 9 हो गया अपने पास, क्या हो गया 729। तो 9 का जो क्यूब होता है वो होता है 729, तो यूनिट डिजिट इसमें 9 आता है, और यहां पर भी यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इसका क्यूब रूट जो है वो 19 ही रहेगा। तो ऊपर तो अपन को मिल गया 19। अभी इससे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 पे अगर आप जाएंगे तो 18 में तो जब आप यूनिट डिजिट देखेंगे तो वो 9 नहीं आएगा, बिकॉज 8 का क्यूब हो जाता है 512, यूनिट डिजिट तो 2 आता है। 18 से नीचे जाएंगे 17, 17 में अगर आप देखेंगे तो 7 का क्यूब हो जाता है 343, यूनिट डिजिट 3 आएगा, और इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि इससे नीचे जाएंगे तो डिफरेंस ज्यादा ज्यादा होता जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये तो 19 ही आएगा। डिवाइड बाय नीचे की बात करें, नीचे क्या आएगा 1296 की पावर 4 है। तो अब आप देखिए फिर से सोचने की कोशिश कीजिए कि भैया किसके करीब हो सकता है नंबर पावर। अब इस बार पावर 4 की बात की जा रही है, तो जब पावर 4 की बात की जा रही है तो जैसे बहुत छोटा ही नंबर होगा, सिंगल डिजिट में ही होगा, इतना तो पक्का है, पावर 4 है, बड़ा नंबर हो जाता है। जैसे कि अगर मैं 5 की पावर 4 की बात करूं तो वो 625 होता है, तो 5 से तो बड़ा ही होगा। और 7 की अगर मैं बात करूं तो जैसे 6 की बात करें तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 इंटू 6 अगर अपन करेंगे तो 1296 होता है। मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस ये जो है फोर्थ रूट है 6 का, तो नीचे में आ गया 6, 3 इंटू 57 इंटू 42, तो 19 इंटू 3 57, और 6 का हो गया 7 बार में, तो इसका आंसर क्या आ गया 7, ऑप्शन नंबर 1। इन ए ट्राइंगल एच जे के एच जे इक्वल टू एच के जी इज ए पॉइंट ऑन एच जे सच दैट एच जी इक्वल टू जी के इक्वल टू जे के। तो चलिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं एच जे के, काफी ज्यादा टंग ट्विस्टर का काम कर रहा है यहाँ पे, ये एबीसी देते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये एच ये जे ये के। यहां पे सबसे पहले तो अपन को इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल दे रखी है, ये एच जे जो है वो एच के बराबर है। दैट मीन्स कि एक एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए ये दोनों साइड बराबर है आपस में, है ना। फिर जी एक पॉइंट है एच जे पे, सच दैट कि एच जी इक्वल टू जी के, एच जी इक्वल टू जी के इक्वल टू जे के, ये तीनों लाइन आपस में बराबर है। तो यहां पे इस ट्राइंगल के अंदर भी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए, एक तो हो गया एच जी के और एक हो गया जी के जे, ये दोनों भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब अपन से पूछ रहा है 2/3 ऑफ एच जी के मतलब ये वाला एंगल प्लस जी के जे मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का एड करके 2/3। तो यहां पे अपन को कहीं भी कोई एंगल नहीं दिया गया, तो अपन को निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो इसको मैं थीटा मान लेता हूं। अब देखिए ट्राइंगल एच जे के में अगर मैं बात करूं तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज एच जे और एच के बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि इसके दो एंगल बराबर होंगे। कौन से, एच जे के इक्वल टू हो जाएगा एंगल एच के जे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 180 माइनस थीटा बाई 2 के। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा बाई 2। अब आप देखिए ट्राइंगल एच जी के में अगर मैं बात करूं तो ये भी एक राइट एंगल क्या, बार बार राइट एंगल आ रहा है, सॉरी, आइसोसेलेस, ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें भी दो साइड बराबर है, एक तो ये एच जी और एक ये जी के,
ये दोनों बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो दोनों एंगल हटा दिए 180 में से, तो 180 माइनस 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल जे जी के, ये क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन 180 की है, 180 में से 180 माइनस 2 थीटा चला गया, तो ये 2 थीटा रह गया, ये हो गया अपने पास 2 थीटा। अब आप देखिए, अगर मैं ट्राइंगल जी जे के में बात करूं, तो जी जे के ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज इसके अंदर भी दो साइड बराबर है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों अगर बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी अपने पास बराबर होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा बाई 2। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ये 2 इंटू 2 4 थीटा प्लस थीटा मतलब 5 थीटा इक्वल टू 180 आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आ गया 36 डिग्री, 180 बटा 5 36 के बराबर आ गया। अब देखिए आपके पास थीटा मिल चुका है, तो एक तरीके से सब कुछ आपको मिल चुका है। यहां पे मैं बोलूं तो ये तो हो गया 36। अब एक तो अपन को चाहिए एच जी के, मतलब 180 माइनस 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा कितना हो गया, 36 इंटू 2 72, 180 में से 72 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 108 आ जाएगा, ये आ गया 108। तो 108 डिग्री हो गया, ये एच जी के तो 108 हो गया अपने पास, ये वाला एच जी के ये हो गया 108 डिग्री। दूसरा चाहिए जी के जे, तो जी के जे मतलब ये वाला एंगल, ये अपन को निकालना है। चलिए ठीक है, तो इसको अपन निकाल लेते हैं। देखिए 2 थीटा था 72, तो ये वाला एंगल तो हो गया 72, और 180 में से अगर 36 में घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 144, 144 बटा 2 अगर आप करेंगे तो वो आ जाएगा 72, तो ये वाला एंगल 72 है। तो 72 प्लस 72 दैट मीन्स इक्वल टू कितना हो गया, 144, और 180 में से जब आप 144 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ जाएगा 36। तो दिस इज 108 प्लस 36, तो ये वाला जो एंगल है ये आ गया 36 डिग्री। तो दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 8 और 6 14 की 4, एक कैरी चला गया, दैट इज 144 डिग्री। ये दोनों मिला के 144 आ गए, और इसका करना था 2/3 ऑफ दिस। तो इसका जब आप 2/3 करेंगे तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 का 4 बार में 12 और 6 बार में 24, सॉरी 8 बार में 24, तो 2 इंटू 48 मतलब 96 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 96 डिग्री। एक बढ़िया सवाल था, बहुत मतलब कोई बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन बहुत घुमा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई इसको करना है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी एक गलती कर दी बताई उनने उनने हिंदी वाले मीडियम में इसको 144 की जगह 114 दे दिया, और ऑप्शन सारे सेम दिए। तो एक तरीके से वो तो बड़ी गलती है, तो उसमें तो बोनस होना ही चाहिए। देखते हैं आगे क्या रहता है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन सिंगल चीज से काम चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप जेड स्क्वायर का टर्म देखेंगे तो वो दो में सेम है, लेकिन दो में अलग अलग भी है। तो मैं क्या करता हूँ, y को 0 डाल देता हूँ, तो y को 0 डालेंगे तो ये खत्म ये खत्म। तो यहाँ जेड कितना हो गया, 5 जेड का स्क्वायर दैट इज 25 जेड स्क्वायर, 12 जेड का होल स्क्वायर मतलब 144 जेड स्क्वायर, और ये माइनस 144 जेड स्क्वायर। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया आपके पास 25 जेड स्क्वायर। और एकमात्र ऑप्शन है जिसमें 25 जेड स्क्वायर है, बाकी में 23 या 30 है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, पूरा खोलने की जरूरत नहीं होती। पूरा खोलने जाएंगे तो अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ फायदा नहीं है। और दूसरा यहाँ पे आप जेड की जगह वाई को भी 0 डाल के सोल्व कर सकते थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर में चारों टर्म अलग अलग है, 159, 174, 170, 177, तब भी आपका आंसर आ जाता, सेम आंसर आता। फिर उस केस में 159 वाई स्क्वायर आ जाता, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, और जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी अपना चैनल है, मतलब पेज है अर्पित अग्रवाल मेथ्स के नाम पे। यहाँ पे एक चिट चैट वाला वो भी मिल जाएगा आपको, पेज भी मतलब वो चैनल, जहाँ पे आप लोग आपस में डिस्कस भी कर सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।